नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन लॉ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम जानेंगे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की उपधारा 3 के अंतर्गत जो है वसूली वारंट जारी कराने के लिए आवेदन पत्र कैसे तैयार करें। सबसे पहले लिखेंगे न्यायालय का नाम। न्यायालय श्रीमान प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय रायबरेली। पारिवारिक न्यायालय, देखो यहाँ गलती से हमने न्यायाधीश लिख दिया, पारिवारिक न्यायालय, और जो भी आपका जिला है वो जिला लिख देंगे। अब आपके मन में सबसे पहला प्रश्न उठ रहा है कि 125 के अंत की कार्रवाई हमेशा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चलाई जाती है। ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम श्रीमान प्रधान न्यायाधीश लिख रहे हैं, फैमिली कोर्ट के बारे में लिख रहे हैं। अगर प्रधान न्यायाधीश या एडिशनल फैमिली कोर्ट अपर प्रधान न्यायाधीश हैं तो वो हम लिख रहे हैं। ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर ये है कि जब आप कुटुंब न्यायालय अधिनियम फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 पढ़ेंगे तो उसमें धारा 7 में कुटुंब न्यायालय की आधिकारिकता दी हुई है। धारा 7 की उपधारा 2 आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कुटुंब न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 के अधीन भी आधिकारिकता प्राप्त होगी। और इसी अधिनियम यानी कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 8 खा पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी मजिस्ट्रेट को ऐसे क्षेत्र के संबंध में जहां पर कुटुंब न्यायालय स्थापित है, दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 के अधीन कोई आधिकारिकता या शक्ति नहीं होगी। अर्थात जो है हम कह सकते हैं कि जो 125 की कार्रवाई है वो फैमिली कोर्ट में चलेगी, ना कि जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगी। मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगी। तो इसके लिए जो है उसके बाद उसके पक्षकार लिखेंगे का वाइफ ऑफ खा उसका पति है, उसके खिलाफ वसूली वारंट जारी कराने के लिए आवेदन दिया जा रहा है, पत्नी। और दूसरा है गा डॉटर ऑफ खा, यानी कि खा की पुत्री, यानी कि वो का की भी पुत्री होगी, का उसकी माता होगी, अवयस्क है तो इसलिए इसके बिहाफ पर का स्वयं जो है जो माता है वो आवेदन दाखिल करेगी। विपक्षी क्या है? खा उसका पति है, उसके उधर वसूली वारंट जारी करना है। उसके बाद आपका प्रकीर्णवाद संख्या क्या है? धारा 125 के अंतर्गत दायर रहे। पुलिस थाना लालगंज है, जो अभी आपका लालगंज जिला रायबरेली है, हमारा जो है वो मैंने लिख दिया, आपका जो है वो लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे सबसे पहले महोदय प्रार्थनीगण का आवेदन निम्नलिखित है। धारा 1, धारा का मतलब यहाँ पैराग्राफ 1 से किसी हर जिलों में जो प्रैक्टिस करते हैं, कहीं मेरी प्रथा ट्रेडिशन चला आ रहा है, कस्टमरी हो गया है, कहीं धारा 1 लिखते हैं, कहीं पर पैराग्राफ 1 लिखते हैं। ज़्यादातर पैराग्राफ 1 लिखा होता है, लेकिन हम जिस जिले में प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर धारा 1 लिखने का प्रचलन है, और यही लिखकर जो है न्यायालय में मुकदमा भी फाइल होता है, वादपत्र भी फाइल होता है। तो अगर आप इस ऐसे जिले से हैं जहाँ पर पैरा 1 लिखा जाता है तो आप कन्फ्यूज मत होइए, तो ये पैरा 1 ही है, धारा 1। धारा 1 में क्या लिखा है कि यह कि प्रार्थनी गण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता दिनांकित 24/3/2018 को माननीय न्यायालय श्रीमान प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय रायबरेली द्वारा दिनांक 17/6/2022 को निर्णित किया गया है। आपको मालूम है कि 125(3) जो है वो जो आदेश हो जाता है भरण पोषण भत्ता देने के, उसी की वसूली के लिए है। तो बताया जा रहा है कि 24/3/18 को आवेदन किया गया था भरण पोषण भत्ता के लिए, और जिसको निर्णित किया था न्यायालय 17/6/2022 को निर्णित किया गया था। फिर धारा 2 में कहा गया है कि यह कि उक्त निर्णय के अनुसार प्रार्थनी संख्या 1 यानी कि का जो पत्नी है उसको 3,000 रुपये प्रतिमाह, तथा प्रार्थनी संख्या 2 यानी कि जो उसकी पुत्री है उसे 2,000 रुपये प्रतिमाह भर के दर से भरण पोषण भत्ता दिए जाने का आदेश हुआ था। यानी कि दोनों को मिलाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण देने का आदेश हुआ था। अब है कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से क्या आदेश हुआ था कि भरण पोषण देना है, लेकिन कब से जोड़कर देना है? जिस तारीख को आवेदन किया गया था, नहीं 24/3/2018 से जोड़कर देना है, ना कि निर्णय की तारीख से भरण पोषण पारित किया गया। ये निर्णय पारित किया गया था, और ये निर्णय विपक्षी की उपस्थिति में पारित किया गया था। मतलब ये कहना चाह रहा था कि उस निर्णय से, उस न्यायालय के उस आदेश से जो 125(1) में दिया गया था उससे विपक्षी अवगत हैं। उसके बावजूद क्या हो रहा है? विपक्षी भरण पोषण नहीं कर रहा है। धारा 3 में क्या गया? यह कि विपक्षी गण ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया है, तभी तो 125(3) की आवश्यकता पड़ रही वसूली वारंट के लिए। जब अनुपालन कर देना तो इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ये चीज़ हम लिखेंगे, लेकिन
कोई भरण पोषण धनराशि प्रार्थनी को अदा नहीं किया है, जिससे प्रार्थनी हैरान व परेशान है, उक्त उसका समुचित भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। प्रार्थनीगण का दिनांक 24/3/2018 से 24/1/2023। अब देखो, जब आवेदन पत्र आप दाखिल करें उसके पहले जो जितने पूरे महीने हो चुके हैं उतने महीने तक पूरा हम जोड़ के लिखेंगे कि कितना धन हुआ है, वसूली वारंट कितने धन के लिए वसूली वारंट जारी किया जाए। तो 24/3/18 को मैंने आवेदन किया था और ये आवेदन हम जो है 29/1/2023 को जो है दे रहे हैं, इसलिए हम इस पूरा 24/1/2023 तक हम इसमें जोड़ रहे हैं। यानी कि अगर दोनों जोड़ेंगे 24/1/2018 से 24/3/2018 से 24/1/2023 से, तो लगभग 58 मंथ आएगा। तो उसको 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,90,000 रुपये आ जाएगा। इसी के वसूली के लिए वसूल किया जाना आवश्यक है। फिर लास्ट में प्रार्थना लिखेंगे। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थनी को उक्त भरण पोषण भत्ता धनराशि 2,90,000 रुपये विपक्षी से वसूल दिलाए जाने हेतु तो न्यायहित में सम्यक आदेश यानी कि वसूली वारंट जारी करने का आदेश करें। उसके बाद आप लिखेंगे इधर दिनांक, जो भी जिस दिनांक को है प्रार्थनीगण का और खा। उसके बाद जो अधिवक्ता हैं वो अपना साइन करेंगे, अपना पंजीकरण संख्या, COP नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है वो देंगे। ये हो गया आपका 125(3) के अंतर्गत आवेदन पत्र। परंतु सिर्फ 125(3) का आवेदन पत्र दिया जाना पर्याप्त नहीं है। इस आवेदन पत्र के समर्थन में शपथ पत्र दिया जाना भी आवश्यक है। तो शपथ पत्र कैसे तैयार करेंगे, ये नीचे उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। सबसे पहले न्यायालय का नाम, जिस न्यायालय में आपका वाद चल रहा है आपको मालूम है, प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश जो आपका जिला है। उसके बाद वाद के दोनों पक्षकार कौन कौन से, उन पक्षकार का नाम लिखेंगे। का पत्नी खा प्रार्थनी है और खा किसके जो है विपरीत किसके विरुद्ध जारी करना है, खा के विरुद्ध, पति के विरुद्ध, तो खा हो गया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा कि वहाँ पर वादी दो थे, आवेदक दो थे, कौन, एक गा पत्नी और एक गा पुत्री, लेकिन शपथ पत्र यहाँ सिर्फ गा दे रही है। तो वहाँ पर इसका उत्तर ये है कि आप जब आवेदक देखेंगे तो वहाँ दो आवेदक जरूर है, प्रार्थनी संख्या 1, प्रार्थनी संख्या 2, लेकिन प्रार्थनी संख्या 2 अवयस्क है, इसलिए उसका शपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। वो शपथ पत्र नहीं देगी, केवल का शपथ पत्र देगी। और शपथ पत्र, फिर उसके बाद प्रकीर्णवाद संख्या, किस धारा के अंतर्गत आवेदन था, थाना और जिला आप लिखेंगे। शपथ पत्र में क्या लिखेंगे, शपथ पत्र में नाजिब का पत्नी खा उम्र इतना, निवासी इतना, बहलफ निम्नलिखित बयान करती है। क्या बयान करती है पैराग्राफ में, यह कि सपत्नी उक्त पते की निवासी है और वाद के संपूर्ण बातों से अवगत है तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रेषित कर रही है। अब शपथ पत्र क्या प्रेषित कर रही है, या कि उक्त प्रार्थना पत्र, जो आवेदन पत्र ऊपर आपने देखा है उसमें 3 पैराग्राफ थे, धारा 1 से 3 में उल्लिखित समस्त तथ्य उसकी निजी जानकारी में सही व सत्य है। शपथ पत्र प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। मैंने पहले बताया कि आवेदन पत्र बिना शपथ पत्र के अधूरा है, ये लिखा भी गया है, शपथ पत्र प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। और धारा 3 में लिखा गया है कि इसमें कोई भी बात असत्य नहीं है और ना ही कुछ छिपाया गया है। उसके बाद दिनांक, शपथकर्ता जो भी शपथनी होगी उसका शपथकर्ता क्या है, उसका साइन होगा। और उसके बाद इसे ओथ कमिश्नर OC से अटेस्ट करा के इसे न्यायालय में दाखिल किया जाएगा और न्यायालय इस पर दाखिल करने के बाद न्यायालय इस पर वसूली वारंट जारी कर देगा विपक्षी को। तो ये है आपका 125(3) के अंतर्गत आवेदन पत्र दाखिल करने का आवेदन पत्र का फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में आप आवेदन पत्र दाखिल करेंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी विधिक सलाह के लिए आप इस नंबर 9129230547 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।